अस्सलाम वालेकुम। क्लास चैप्टर 7 का आज का हमारा टॉपिक है 7.5 पेज नंबर 206 हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन से पहले जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कैलोरीमीट्रिक मेथड के बारे में, ग्लास कैलोरीमीटर और वार्म कैलोरीमीटर, ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच फाइंड कर सकते हैं, यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड की जा सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनका डायरेक्ट रिएक्शन में उनकी फॉर्मेशन नहीं होती, उनमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होते, उनमें 2 से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल है टेट्राक्लोरोमीथेन की CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड को कभी भी कार्बन और क्लोरीन के डायरेक्ट कम्बिनेशन से नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, यानी स्टेप वाइज 4 से बल्कि ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। और एक फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है, चेन रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं, कि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके बाद जाके CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनती है, या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन भी इसको कहा जाता है। तो जब एक ही रिएक्शन में ये कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम कैलोरीमीट्रिक मेथड के ज़रिए से इनकी इंथैल्पी फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर CCl4 को हम डीकम्पोज करना चाहें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी क्लोरीन और कार्बन के अंदर, तो इसकी डीकम्पोजिशन भी आसान नहीं होती, इतनी ईजिली ये इसकी डीकम्पोजिशन नहीं होती। सो इसकी जो कंबशन है, यानी कि जो हमने वार्म कैलोरीमेट्री मेथड के अंदर पढ़ा था कि इसको हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी हम इजीली नहीं इसके लिए यूज़ कर सकते क्योंकि इसको डीकम्पोज करवाना भी आसान नहीं है। इसी तरह से जो बोरॉन ऑक्साइड और एलुमिनियम ऑक्साइड हैं, इनकी भी अगर हमने स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी हो, बोरॉन ऑक्साइड B2O3 एंड एलुमिनियम ऑक्साइड Al2O3, अगर इनकी भी हमने स्टैंडर्ड इंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी हो तो ये भी आसान नहीं होता, क्योंकि इनमें क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है इनकी अगर हमने फाइंड करना हो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में इनकी कंबशन हो रही होती है तो क्या होता है कि इनके ऊपर एक लेयर सी बनना शुरू हो जाती है इनकी सरफेस के ऊपर, और वो लेयर क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है फिर उसको हम एक प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं कि ऑक्साइड्स की एक प्रोटेक्टिव लेयर एलिमेंट की सरफेस को ऊपर से कवर कर लेती है। और इस तरह से क्या होता है, उनकी जो बर्निंग है, कंप्लीट कंबशन जिसको हम कह लें, तो वो कंप्लीट कंबशन नहीं हो सकती क्योंकि वो जो लेयर है वो मज़ीद जो फर्दर अटैक है वो नहीं होने देती, फर्दर उसकी कंबशन या बर्निंग नहीं होने देती ऐसी ऑक्साइड्स की। सो ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हम सिंगल स्टेप कह सकते हैं कि रिएक्शन नहीं होता या कंप्लीट कंबशन नहीं होती, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में उनको इजीली डीकम्पोज नहीं किया जा सकता। सो सिंपल कैलोरीमेट्रिक मेथड भी इनके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता अगर हमने स्टैंडर्ड इंथैल्पीज़ फाइंड करनी हो। इन सब मसाइल को फिर हल करने के लिए क्या है कि एक ऐसा मेथड फिर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके ज़रिए से हम स्टैंडर्ड इंथैल्पीज़ फाइंड कर सकते हैं इनडायरेक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये लिखा हुआ है जैसे कि एक कंपाउंड है A और वो चेंज हो रहा है कंपाउंड D के अंदर। एक तो ये इसका डायरेक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है कि A चेंज हो गया D के अंदर, ये प्रोडक्ट बन गया, लेकिन एक इसका अल्टरनेट रूट भी है कि पहले ये B के अंदर चेंज हो, फिर कंपोनेंट B C के अंदर चेंज हो और फिर ये जो C है इससे हमें अपना प्रोडक्ट मिले। अगर डायरेक्ट रिएक्शन की बात करें कि डायरेक्टली हम कहें जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की हमने बात की कि कार्बन और क्लोरीन के डायरेक्ट कम्बिनेशन से ये नहीं बनता, यानी अगर हम कहें कि ग्रेफाइट, कार्बन को जहाँ ग्रेफाइट बोला गया, इसके और क्लोरीन के डायरेक्ट कम्बिनेशन से ये नहीं बनता, स्टेप वाइज रिएक्शन होते हैं और फिर जाके हमारे पास CCl4 बनता है। तो अगर हम देखें कि इसका अगर डायरेक्ट रिएक्शन हम बोलें कि ओवरऑल एनर्जी कितनी इसके अंदर यूज़ हो रही है, इवॉल्व या अब्जॉर्ब जो भी है, ओवरऑल एनर्जी चेंज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा एच के साथ। लेकिन अगर वो कोई और रूट से हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी पहले उसको बी के अंदर चेंज कर रहे हैं फिर बी को सी के अंदर, तो पहले स्टेप के लिए जो एनर्जी चेंज होगा अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर लें डेल्टा H1 के साथ, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप में इंथैल्पी चेंज आ रहा है, सेकेंड स्टेप में जो इंथैल्पी चेंज आ रहा है जब वो बी से सी में कन्वर्ट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर लें डेल्टा H2 के साथ, फिर सी से जो हमारी प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है उसको डेल्टा H3 के साथ हम डिनोट कर लें। हेसिस लॉ का क्या कहना है कि जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो इस मतलब कि हम जिस मर्ज़ी रूट से जिस मर्ज़ी रास्ते से ये प्रोडक्ट बना लें, ओवरऑल एनर्जी चेंज हमेशा उसके इक्वल होगा। यानी अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये जो वैल्यू है और यहाँ से यहाँ तक आने में इस रूट के ज़रिए से जो भी एनर्जी चेंज आएंगे उनका सम ले लें तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, यानी कि ओवरऑल एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये एक्चुअली क्या है, हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन।
डिफ़ाइन फिर हम इसको किस तरह से कर सकते हैं इस लॉ को, कि अगर एक केमिकल चेंज, इफ़ अ केमिकल चेंज इट इज़ टेकिंग प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि ये एक ऐसा केमिकल चेंज है जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टेक प्लेस हो रहा है। सो द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज़ द सेम, जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है इनका, यानी जो डेल्टा एच है वो सेम होगा रिगार्डलेस ऑफ द रूट बाय विच द केमिकल चेंज अकर्स। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं या यहाँ से ये वाला रास्ता इख्तियार करके यहाँ तक आ रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी चेंज हमेशा सेम रहेगा। अगर डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री को सम कर लें तो भी हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो हमें यहाँ से यहाँ जाने में आ रही थी। डेल्टा एच जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है उसने सेम ही रहना है, बस हमने ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या होगा कि सेम रहेगा। सिर्फ करना ये है कि इनिशियल और फाइनल कंडीशंस जो है उनको हमने सेम रखना है। ये नहीं कि इनिशियली हमने कंडीशन को कुछ और यूज़ किए हैं और फाइनल कंडीशंस हमारी कुछ और हो। कंडीशंस अगर हम फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम रख लें तो क्या होगा कि केमिकल चेंज इफ़ इट इज़ टेकिंग प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम रहेगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस रास्ते से होके उस चेंज तक जा रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी चेंज ने सेम ही रहना है। फर्स्ट एग्जांपल में है इसकी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कार्बन जिसको ग्रेफाइड कह रहे हैं हम यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। जैसे कि ये पहली एग्जांपल है जिसमें कार्बन अगर एक्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये हो गया इसका डायरेक्ट रिएक्शन। अल्टरनेट रूट इसका ये हो सकता है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन कम है तो कार्बन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, यानी कार्बन विद हाफ O2 जो लिखा हुआ है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग के ऑक्सीजन इज़ लेस इन अमाउंट हियर, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले बनेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। तो ये क्या हो गया, ये वाला इसका अल्टरनेट रूट है और ये इसका डायरेक्ट रिएक्शन हो गया सिंगल स्टेप। ये वाला जो रिएक्शन है ये इसके अंदर आ जाएगा, ओवरऑल एनर्जी चेंज डेल्टा एच से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस रिएक्शन की अगर हमें पता हो, यानी कि अगर हमें पता है इंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर कार्बन, जिससे कार्बन की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कंबशन हो रही है ना कार्बन की ग्रेफाइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। यहाँ से जो हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी मिल रही है उसकी अमाउंट है -393.7 किलो जूल पर मोल, क्योंकि कंबशन है तो हीट इवॉल्व होनी है और जितनी इवॉल्व हुई है वो है 393.7 किलो जूल पर मोल। और अगर हमें ये भी पता हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम कंबशन करते हैं तो फिर वहाँ से कितनी इंथैल्पी जो है वो हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी मिलती है, या ऐसे हम कह लें कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हमें पता हो जो कि है -283 किलो जूल पर मोल, इंथैल्पी ऑफ कंबशन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर पता हो हमें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम डेल्टा H1 फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन पहले ऑक्सीडेशन होके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, सो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या कहा, ये है डायरेक्ट रिएक्शन और ये अल्टरनेट रूट है। इसमें से अगर हम इतने को देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंबशन बन रही है, अगर इस पार्ट को देखें तो ये किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबशन बन रही है, अगर इतने हिस्से को देखें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन है। इसकी फॉर्मेशन अगर हमने फाइंड करनी है तो हमें ये दो कंबशन पता हो तो ये वाली फाइंड की जा सकती है अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, जिसमें हमने कहा कि ओवरऑल जो एनर्जी चेंज है वो इक्वल होता है जितनी भी हमारे पास जो सारे स्टेप्स की एनर्जी चेंज होता है उनको अगर सम कर लें तो वो उसके इक्वल होती है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो डेल्टा एच है, यानी जो ये वाली डेल्टा एच है, इट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा H1 जो पहले यहाँ से यहाँ जाने के लिए है, डेल्टा H2 जो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में जाने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल एनर्जी चेंज भी मौजूद है, यानी कि कंबशन हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबशन ग्रेफाइड की हमारे पास है, हमारे पास डेल्टा H2 भी मौजूद है, ये भी हमने फाइंड करनी है डेल्टा H1 यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर लगा लें तो यहाँ से हम डेल्टा H1 फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस तरह के फिर हम अल्टरनेट रूट्स यूज़ कर लेते हैं उन कंपाउंड्स के लिए, उन कंपाउंड्स की इंथैल्पी फाइंड करने के लिए जिनकी डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते, फिर उनकी इस तरह से मेजर कर ली जाती है। मैथमेटिकली अगर हम इस हेसिस लॉ को, एक तो तरीका ये हो गया ना इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो सेम ही रहता है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो समीशन है सारी एनर्जी चेंज की जो साइकिल में है वो इक्वल होती है ज़ीरो के।
डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, इन सब को अगर हम ऐड कर लें तो उनका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। यानी एक साइकिल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये ओवरऑल एनर्जी चेंज भी आ जाता है और फिर हर स्टेप की एनर्जी चेंज, उन सब को अगर हम ऐड कर लें, क्योंकि आप देखें कि इस इक्वल के साइन के इस साइड वाला और इस साइड वाला इक्वल हमारे पास क्वांटिटीज़ होंगी, और अगर हम उन दोनों को ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर भी हमारे पास आंसर है ना -393 किलो जूल पर मोल, तो यहाँ पर भी दोनों को ऐड करने से यही आंसर आएगा। और अगर हम -393.7 प्लस -393.7 कर लें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस कर लेंगे हम इन दोनों को 393.7, तो आंसर हमारे पास आएगा ज़ीरो फॉर अ साइकिल।